हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन को पढ़ेंगे, जिसका टाइमलाइन रहा है 327 से 325 BCE। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अलेक्जेंडर के इन्वेजन को। अलेक्जेंडर जो है, इनका इन्वेजन 327 से 325 BCE में हुआ। इनका टाइमलाइन का जो एरा है वो 327 से 325 BCE है। तो अब हम अलेक्जेंडर जो हैं, ये एक ग्रीक किंगडम के राजा हैं। अलेक्जेंडर ये किंग हैं, ग्रीक किंगडम के ये राजा हैं। ग्रीक किंगडम ऑफ मैसेडोनिया, ग्रीक किंगडम ऑफ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया एक ग्रीक किंगडम है जिसके ये राजा हैं। इन्होंने अपने पिता फिलिप जो 2 थे, इनको सक्सीड किया था। फिलिप 2 को सक्सीड करके ये राजा बने थे, इनको सक्सीड किया था। ये इनके पिता हैं, फादर हैं। और 4th सेंचुरी BCE में ग्रीक्स और ईरानियंस ने एक दूसरे से युद्ध किया ताकि वो दुनिया के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी, अपनी पावर को दिखा सके कि भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। अपनी सुप्रीमेसी के लिए, अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए 4th सेंचुरी BCE में जो ग्रीक्स थे और ईरानियंस थे, इन दोनों में युद्ध हुआ। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन 4th सेंचुरी की। 4th सेंचुरी में क्या हुआ? 4th जो सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ? जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स एंड ईरानियंस जो थे, ये ग्रीक्स और ईरानियंस जो थे, इन दोनों में युद्ध हुआ। फॉट फॉर सुप्रीमेसी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के ऊपर अपना राज दिखाने के लिए इन दोनों ने युद्ध किया कि सबसे ज़्यादा पावरफुल इनमें से कौन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर थे, इन्होंने जो पर्शियन आर्मी थी जिसको डेरियस 3 लीड कर रहे थे, उनके द्वारा इसे लीड किया जा रहा था, तो इन्होंने उसको हरा दिया। अलेक्जेंडर ने हरा दिया पर्शियन के जो आर्मी थी, पर्शिया की जो आर्मी थी उसको हरा दिया, जिसको डेरियस 3 लीड कर रहे थे। He defeated Alexander. Alexander defeated. He defeated पर्शियन आर्मी। इन्होंने पर्शियन आर्मी को हरा दिया। पर्शियन आर्मी led by Darius, Darius 3। डेरियस 3 जो थे वो इस आर्मी को लीड कर रहे थे, तो इन्होंने पर्शियन आर्मी को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अलेक्जेंडर जो थे, इन्होंने एशिया माइनर और इराक, अलेक्जेंडर ने एशिया माइनर एंड इराक, इसको ही नहीं, एशिया माइनर और इराक के जो एरियाज थे, ये जो जगह थी, ये रीजियंस ही नहीं बल्कि ईरान को भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो कॉन्कर कर लिया था। इसके ऊपर भी यहाँ पर ये इन्हीं जगहों से ये अपना युद्ध जो है वो जीत करके आ रहे थे। इन जगह को अपने
साथ वो मिलाते चले जा रहे थे, इन्होंने यहाँ पर जो है वो कॉन्कर किया था, कॉन्कर्ड एशिया माइनर एंड इराक। एशिया माइनर को कॉन्कर किया, फिर उसके बाद इराक में गए, इराक को कॉन्कर कर लिया, फिर इराक से ये गए ईरान, फिर ये जाते हैं ईरान, ईरान को भी कॉन्कर कर लिया, फिर ईरान से ये जो हैं वो एंटर करते हैं इंडिया में, एंट्री लेंगे ये इंडिया में, ईरान से ये एंट्री लेंगे इंडिया में। फिर इन्होंने जो है वो जो कॉन्कर किए थे, वो ये जो जगह थी इसको कॉन्कर किया था इन्होंने। अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड एशिया माइनर एंड इराक। ये दोनों जगह ही नहीं, इन्होंने ईरान को भी कॉन्कर किया। ईरान को कॉन्कर करने के बाद, ईरान के ऊपर जीत हासिल करने के बाद, इनका जो रुख था, इन्होंने जो देखा, इन्होंने कहा कि हम इंडिया की तरफ चलेंगे, तब ये इंडिया में एंटर किए थे। फिर ये इंडिया में आए, फिर इन्होंने इंडिया में कहाँ से एंट्री ली? इंडिया में एंट्री लेने के लिए इन्होंने जो है वो खैबर पास से इन्होंने एंट्री ली। अलेक्जेंडर एंटर्ड इंडिया, ये इंडिया में एंटर किए थे थ्रू, किसके थ्रू किए थे? खैबर, खैबर जो पास है, खैबर पास से इन्होंने इंडिया में एंट्री ली। ये ली थी इन्होंने इन 326 BCE में। 326 BC में ये इंडिया में एंटर कर चुके थे। इंडिया में एंटर करते ही इनको लगा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है हमारा, अलेक्जेंडर जो एंटर किए थे इंडिया में, तो अलेक्जेंडर ने देखा, ही फाउंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ईजी टू कॉन्कर। इन्होंने देखा कि इसको जीतना तो बहुत ही आसान है, ईजी टू कॉन्कर, ईजी टू कॉन्कर। अब इन्होंने ये जो एरिया है, ये जो एरिया था हमारा, यहाँ पर इन्होंने देखा कि ये एरिया को कॉन्कर करना बहुत ही इजी था। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का रीजन है जहाँ से जो है अलेक्जेंडर ने एंट्री ली थी, जहाँ से अलेक्जेंडर ने एंट्री ली थी। तो ये एरिया इनको लगा कि बहुत ही आसान है इसे जीतना। क्यों लगा इन्हें कि ये एरिया इतना आसान था जीतना इनके लिए? इन्होंने इसे इसीलिए कहा कि बहुत ही आसान है क्योंकि ये जो एरिया था, ये जो एरिया था वो डिवाइडेड था इनटू मैनी इंडिपेंडेंट monarchies and ट्राइबल एरियाज। ये जो एरिया था हमारा, यहाँ पर छोटे राज्य थे और गणराज्य थे। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या हुआ कि यहाँ पर जो एरिया था वो डिवाइडेड था, वो बटा हुआ था, छोटे छोटे जो राज्य थे और गणराज्यों में उनमें डिवाइड था। तो इन्हें लगा कि ये छोटे छोटे राज्यों को कॉन्कर करना इजी है, ये छोटे छोटे गणराज्यों को कॉन्कर करना, इनको जीत हासिल करना इनके लिए ये बहुत ही आसान लग रहा था। तो इसी वजह से इन्होंने ये कहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंट्री करते ही इन्होंने कहा कि ये एरिया को जो है वो जीतना, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अम्बी जो तक्षशिला के प्रिंस थे, राजकुमार थे, अम्बी ये जो थे ये तक्षशिला के प्रिंस थे, राजकुमार थे। और पोरस जो थे, इनका जो राज्य था, पोरस का और
अम्बी का जो राज्य था, इन दोनों का जो राज्य था वो झेलम और चेनाब के बीच में था। वो झेलम और चेनाब, ये दोनों जो नदियां हैं इनके बीच में था, इनके बीच में था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों अगर मिलकर भी, ये दोनों अगर अम्बी और पोरस मिलकर भी इफ़ेक्टिवली अलेक्जेंडर के जो इन्वेजन था, अलेक्जेंडर की जो आगमनी थी हमारे इंडिया में, अगर उसको रोकने की कोशिश भी करते तो शायद इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर इतना हेक्टिक चीज़ें ना होती। अगर ये दोनों मिलकर भी इसे ऐसा करने की कोशिश करते, पर इन दोनों ने मिलकर ऐसा करने की कोशिश नहीं की, मिलकर अलेक्जेंडर के इन्वेजन को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से जो खाइबर का पास था, खाइबर पास को वो ऐसा ही रह गया। उसको वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि उसको कोई प्रोटेक्शन वहाँ पर थी कि कोई इन्वेड ना कर पाए। तो वहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ों से वहाँ की जो प्रोटेक्शन थी वो नहीं हो पाई, प्रोटेक्शन नहीं हो पाई। इसी वजह से तो वहाँ से कोई भी हमारा यहाँ हमारे इंडिया में एंट्री कर लेता था, वहाँ से कोई ना कोई एंटर करके कोई ना कोई नुकसान कर देता था, या कोई ना कोई कॉन्कर करने की कोशिश करता था, विजय प्राप्त करने की, या अब हमारे इंडिया को अपने राज्य में मिलाने की जो है वो कोशिश में रहता था। तो अगर वहाँ पर कोई सिक्योरिटी होती तो शायद वो इतना ज़्यादा नहीं चीज़ें हो पाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने अम्बी जो है, जो शासक हैं, जो राजकुमार हैं तक्षशिला के, उनके साथ इनका युद्ध हुआ। अलेक्जेंडर का जो युद्ध हुआ था वो अम्बी के साथ हुआ, जो तक्षशिला के राजकुमार हैं। तो यहाँ पर इन्होंने खुद को अलेक्जेंडर के सामने जो है वो सबमिट कर दिया, कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा। इतनी ज़्यादा देखो, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा विशाल थी। तो अलेक्जेंडर की आर्मी के सामने अम्बी जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो उन्होंने जो है वो अपने आप को सबमिट कर दिया उनके सामने के भी नहीं, हम ये युद्ध नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद क्या हुआ, अम्बी के साथ युद्ध होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ तक कि हमने कहानी देखी कि वो इंडिया में आए, उन्होंने जो है भी खाइबर पास से एंट्री ली। उनको लगा कि भी अलेक्जेंडर को लगा कि ये एरिया बहुत ही आसान है जीतना। तो आगे जैसे जैसे वो गए, पोरस का जो राजा था, पोरस जो राजा था यहाँ पर, जो जिसका राज्य जो था वो झेलम के पास था। जब वो झेलम के पास गए, जिसे हाइडाप्सिस रिवर कहा जाता है, व्हेन अलेक्जेंडर रीच्ड झेलम, जिसे हाइडाप्सिस रिवर कहा जाता है, यहाँ पर उनका जो है उन्होंने एक रेजिस्टेंस को देखा। पोरस ने उनको रोकने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उनका जो है उनको रोकने की कोशिश की कि भी हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ पर इनकी जो बैटल है वो पोरस के साथ होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ हाइडाप्सिस की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ हाइडाप्सिस की, बैटल ऑफ हाइडाप्सिस की, इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें अलेक्जेंडर का जो एनकाउंटर पहले सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस और एनकाउंटर जो हुआ वो पोरस के साथ हुआ था। तो यहाँ पर इनका जो युद्ध है वो किसके साथ हुआ, वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में था। यहाँ पर जो ये युद्ध हुआ था, ये बैटल हुआ था, ये किसके बीच में था, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। पोरस के बीच में ये हुआ था जब अलेक्जेंडर झेलम नदी के पास पहुंचे थे, जिसे हाइडाप्सिस रिवर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो है पोरस हार चुका था। पोरस ने यहाँ पर पोरस की हार हो चुकी थी। अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस।
पोरस को हरा दिया था इन्होंने। पर अलेक्जेंडर जो थे वो इम्प्रेस हो चुके थे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। पोरस की जो ब्रेवरी थी और इसका जो करेज था उसको देखकर ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। इसकी ब्रेवरी और करेज, एक करेज होता है ना कि भी हमने ये करने की कोशिश की, उसने कम से कम कोशिश तो की, अलेक्जेंडर को रोकने की कोशिश तो की। लेकिन जो अलेक्जेंडर थे फिर भी उन्होंने पोरस को हरा दिया था। पर वो उसकी ये जो एक एफर्ट था, उसने ये जो ब्रेवरी दिखाई थी, ये इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। फिर इसके जो इम्प्रेस होने के बाद अलेक्जेंडर ने क्या किया, इन्होंने जो है पोरस का राज्य जो था वो पोरस को वापस कर दिया था। अलेक्जेंडर ने जो है वो पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। रीस्टोर्ड हिज किंगडम टू हिम। पोरस का राज्य पोरस को ही वापस कर दिया और उसे अपना एक जो है मित्र बना लिया, अपना फ्रेंड बना लिया, अपना अलाई बना लिया। एंड मेड हिम हिज अलाई, अपना अलाई बना लिया और ये जो है अपना मित्र बना लिया था। तो हडाप्सिस के युद्ध में क्या हुआ, ये युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें पोरस जो अलेक्जेंडर थे जब वो झेलम नदी के पास पहुँचे, हडाप्सिस रिवर के पास पहुँचे, तब जो है पोरस ने उन्हें रोकने की, उन्हें रेसिस्ट करने की कोशिश की, जो जिसमें कि पोरस असफल हो गया, हार गया। अलेक्जेंडर ने हरा दिया था उन्हें, लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर उसकी बहादुरी और उसके करेज को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। और इसी वजह से ही अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका जो राज्य था वो वापस दे दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। इसके बाद क्या होता है कि भी जो अलेक्जेंडर हैं वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो ब्यास रिवर के पास पहुंचते हैं। ब्यास रिवर के पास पहुंचते ही ये चाहते हैं कि ये आगे ईस्ट वर्ड जाए, ये पूर्व की दिशा की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो आर्मी है वो आगे नहीं जाना चाहती। जब अलेक्जेंडर रीच्ड ब्यास रिवर, ये जब ब्यास रिवर के पास पहुंचते हैं तब यहाँ पर जो है ये आगे जाना चाहते हैं, wanted to move further in eastward, ये पूरब दिशा की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन जो इनकी आर्मी है ये इन्हें मना कर देती है। आर्मी तो इन्हें मना ही कर देती है कि भाई अब हम आगे नहीं जा सकते, अब हमसे ना हो पाएगा। तो आर्मी जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है कि उनको घर की याद आ रही है। ठीक है, अब इतने टाइम से आप चलते आ रहे हो, कितनी जगहों को आपने कॉन्कर किया, आप उनको छुट्टी भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, वो एकदम से रिबेल तो करेगा ही ना। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर इन्होंने देखा कि भी अभी हमसे और नहीं हो पाएगा, हम और नहीं कर सकते, हम थक गए, हमारे पाँव दर्द कर रहे हैं। ज़्यादा चलने से सबके पाँव दर्द करने लग जाते हैं। तो ये तो देखो ना कितना ज़्यादा कॉन्कर करके आ रहे थे। पीछे एशिया को कॉन्कर किया, इराक को कॉन्कर करके आए, फिर ईरान को कॉन्कर किया, फिर इंडिया में एंट्री ली इन्होंने। इंडिया में एंट्री करते ही इनकी कितनी ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, पहले अम्बी के साथ, फिर उसके बाद इनका जो लड़ाई हुई वो हुई बैटल ऑफ हाइडाप्सिस रिवर में, इनकी जो लड़ाई हुई। तो उसके बाद ये ब्यास रिवर तक पहुँचते पहुँचते ये लोग थक चुके थे।
एक इंसान की एक लिमिट होती है कि इसके ऊपर नहीं हो पाएगा, वो लिमिट भी इन्होंने क्रॉस कर दी। फिर उसके बाद आर्मी जो थी वो थक गई, कई जो थे वो बीमार हो चुके थे, ज़्यादा चलने से कुछ भी हो सकता है उनको फीवर हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, बहुत सारे यहाँ पर कारण जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। ठीक है, भी हो सकता है इन्हें कोई बीमारी हो गई हो, डिजीज़ हो गया हो, ठीक है, या तो ये होम सिकनेस फील कर रहे हो, होम सिकनेस, घर की याद आ रही है। अभी सबके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर तो हो गई, अपनी फैमिली को सभी याद कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम तो आप लोग भी कहीं बाहर नहीं रह सकते, फैमिली की याद तो आती है इवेंचुअली। इवेंचुअली आपको मम्मी की याद तो आएगी ही, पापा की याद भी आएगी, तो फिर ऐसे इनको भी याद आ रही होगी अपने मम्मी पापा की। तो वैसे ही ये भी जो है वो आगे नहीं जाना चाहते थे, इन्होंने इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर मना कर दिया। तो ये कारण थे यहाँ पर, हमने देखा कि भी ये कई कारणों की वजह से आर्मी ने इनको आगे जाने से मना कर दिया। अभी क्या कारण होंगे कि अलेक्जेंडर इंडिया में आए? कोई ना कोई पर्पस तो होगा, कोई ना कोई पर्पस तो होगा। जैसे भी कई हमने इन्वेजन्स हम आगे भी देखेंगे कि भी लूटने के पर्पस से कई एंट्री ले रहे थे, कई जो है वो यहाँ पर हमारा जो इंडिया था यहाँ पर वेल्थ बहुत अच्छा था, यहाँ पर वेल्थ ज़्यादा होने के कारण, मनी जो है वो ज़्यादा होने के कारण, इकोनॉमी यहाँ की अच्छी होने के कारण जो है वो यहाँ पर लूटने के लिए या यहाँ पर राज्य इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई आता ही रहता था। तो अलेक्जेंडर ने क्या ऐसा कारण रहे कि अलेक्जेंडर ने सोचा कि भाई मुझे इंडिया ही जाना है, वो कहीं और भी तो जा सकते थे, इंडिया ही क्यों आए? इंडिया में आने का उनका कारण ये नहीं था कि उन्होंने वेल्थ को देखा, उनको वेल्थ ने अट्रैक्ट नहीं किया था, वेल्थ ने उनको अट्रैक्ट नहीं किया था, नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड इंडिया फॉर वेल्थ। ये इंडिया की तरफ आए पैसों के लिए नहीं, पैसों ने इनको अट्रैक्ट नहीं किया, नॉट अट्रैक्टेड towards India for wealth, India for wealth, बल्कि ये किस लिए आए थे? ये यहाँ के जो ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी की जो यहाँ के ओशनिक प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पर आए थे, ये ज्योग्राफिकली पर्पस से यहाँ आए थे। तो इन्होंने यहाँ के जो ओशन के हमारे जो ट्रैवलिंग की जो प्रॉब्लम थी, ओशन का जो ये रास्ता था, ये वहाँ से आना चाहते थे कि ओशन की जो प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पर हमें पता चले कि भी हम क्या ओशन से भी पहुँच सकते हैं। तो उस चीज़ों को देखने के लिए, वहाँ की ज्योग्राफी को समझने के लिए ये जो है इंडिया में आए थे। तो इन्होंने ना ही केवल ये देखा कि यहाँ पर पैसा है, बल्कि यहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र था उसको भी समझने के लिए ये इंडिया में आए थे। तो ये जो थे वो मेन कारण था इनका इंडिया में आने का। ये ज्योग्राफिकल इंक्वायरी और नेचुरल हिस्ट्री के लिए यहाँ आए थे। ये चाहते थे ये जो प्रॉब्लम है ओशन की, ये इसको सॉल्व कर पाएँ। बट geography inquiry and natural history इसके लिए आए थे, और ये चाहते थे and wanted to solve the problem of ocean। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, इसीलिए ये यहाँ पर इंडिया में आए थे। तो ये इनका एक कारण था इंडिया में आने का। और क्या था? तो ये यहाँ से जो है
ये एक कारण रहा इनके यहाँ आने का कि इनको ना केवल जो है वो पैसे ने अट्रैक्ट किया, बल्कि यहाँ की ज्योग्राफी को ने इनको यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ पर ये चाहते थे कि भी मैं ओशन की जो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो जब ये आर्मी जो है, जब आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम जो है यहाँ से आगे नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो है ये वापस जाने की तैयारी में थे। जब ये वापस जा रहे थे, अलेक्जेंडर जब रिटर्न कर रहे थे, वापस जा रहे थे, तब इन्होंने जाते समय जो घन संघास थे जैसे कि मलोल को यहाँ पर एनकाउंटर किया। while returning जब ये वापस जा रहे थे, while returning he encountered इन्होंने एनकाउंटर किया, encountered some घन संघास, कुछ घन संघास के जो रीजन्स थे जैसे कि मलोल, इनके ऊपर इन्होंने जो है वो यहाँ पर इन्होंने अटैक किया था। तो जो अलेक्जेंडर थे, इनकी जो डेथ हुई थी ये 323 BCE में हुई थी। अलेक्जेंडर ने जो है इनकी डेथ जब हुई थी वो हुई थी 323 BCE में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, अलेक्जेंडर की जब डेथ हुई थी, अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BCE इन बेबीलोन में जो है अलेक्जेंडर ने यहाँ पर जो है यहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। तो ये एरिया है और ये हमने डिस्कस कर लिया कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन कैसा हुआ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका इम्पैक्ट या इनका इफ़ेक्ट क्या रहा इनके इन्वेजन का। तो अलेक्जेंडर के जो इन्वेजन का इम्पैक्ट जो रहा वो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आउटकम रहा इन्वेजन का वो था एक इस्टेब्लिशमेंट होना, एक डायरेक्ट कांटेक्ट का बनना इंडिया और ग्रीस के बीच में, यहाँ पर ट्रेड को इस्टेब्लिश करने का। देखो वो यहाँ पर जो है वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। तो यहाँ पर इनके इन्वेजन का जो आउटकम रहा, आउटकम ऑफ इन्वेजन क्या था, establishment of direct contact between, एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, इंडिया और ग्रीस का एक डायरेक्ट कांटेक्ट बैठना, वो भी अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग का पार्ट हो उसमें जो है यहाँ पर एक डायरेक्ट जो है कांटेक्ट बनना या कांटेक्ट को इस्टेब्लिश करना, इनका एक जो है वो आउटकम रहा। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि जो अलेक्जेंडर थे इन्होंने कैंपेन्स किए थे 4 डिस्टिंक्ट रूट से। देखो इन्होंने जो है वो कैंपेन्स किए थे, इनके कैंपेन्स से Alexander's campaigns opened up, इनके कैंपेन्स ने 4 जो अलग अलग रास्ते थे उनको, जो 4 अलग अलग रास्ते थे वो उनको ओपन कर दिया, खोल कर रख दिया कि भी ये 4 रास्ते हैं यहाँ पर आने के। तो इन्होंने इन आने के जो है वो 4 अलग अलग रास्ते बताए थे, डिस्टिंक्ट रूट्स जो है वो इन्होंने डिस्कस किए। बाय लैंड एंड सीज, लैंड और सीज दोनों को मिला करके, कि लैंड से भी आप यहाँ आ सकते हो, सीज से भी आप यहाँ आ सकते हो, ये जो है वो 4 ऐसे रास्ते बताए थे, जिसमें से तो 3 जो हैं वो लैंड से होकर के आ रहे हैं, जिसमें से
तीन जो थे वो लैंड से होकर के आ रहे थे, 3 बाय लैंड, पेविंग द वे फॉर ग्रीक merchants, craftsmen, increasing facilities of trade, तो यहाँ पर इन्होंने 3 ऐसे रास्ते बताए जहाँ से हम इंडिया में एंट्री ले सकते हैं, वो भी लैंड के थ्रू यहाँ पर जो है वो एंट्री ले सकता है इंडिया में, चाहे वो ग्रीक मर्चेंट हो, चाहे वो कोई क्राफ्टमैन हो। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेड की जो फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज़ कर दी थी। ये 3 जो जगह थी, 3 रूट जो थे, अलग अलग रूट्स जो थे, वो भी लैंड के ज़रिए यहाँ पर ट्रेड करने के वो यहाँ पर इन्होंने बताए थे। 3 जगह तो इन्होंने लैंड से बताई थी कि लैंड से आप यहाँ से 3 दिशाओं, 3 जो है रूट्स हैं अलग अलग इंडिया में एंटर करने के लिए, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो ताकि आप जो है वहाँ पर ट्रेडिंग कर सको। तो ये यहाँ पर इन्होंने हमें बताए। इसके साथ साथ इन्होंने हमें जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई कि जो यहाँ का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पर कैसा था। तो यहाँ का जो इंडिया का हमारा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी इन्होंने हमें बताया। इन्होंने हमें ट्रेडिंग का ही नहीं बल्कि हमें इंफॉर्मेशन दी, प्रोवाइड अस विद इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। इसके लिए भी हमें बताया, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर सती सिस्टम जो था वो यहाँ पर प्रिवेलिंग था। यहाँ पर जो है वो गर्ल्स को जो थी उनको सेल किया जाता था। उनके जो गरीब माँ बाप हुआ करते थे वो अपनी बेटियों को बेच दिया करते थे पैसों के लिए। तो ये यहाँ पर ये जो क्रूप प्रथाएं थी, जो गलत जो प्रथा यहाँ पर चल रही थी, यहाँ पर इनके बारे में हमें बताया। कुप्रथाएं जो चल रही थी, जैसे कि सती सिस्टम के बारे में बताया, सती सिस्टम के बारे में हमें बताया। यहाँ पर जो है गर्ल्स का जो है वो सेल की हुआ करता था। जो उनके गरीब माँ बाप हुआ करते थे वो पैसों के लिए उन्हें बेच देते थे। और साथ के साथ यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक बहुत ही फाइन ब्रीड ऑफ ऑक्सन, बैलों के बहुत ही अच्छे जो ब्रीड थी वो यहाँ पर मिला करती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यहाँ पर इन्हें जो है वो बैलों की बहुत ही अच्छी फाइन ब्रीड मिली, फाइन ब्रीड ऑफ ऑक्सन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्हें जो है बैलों की बहुत अच्छी ब्रीड मिली, जहाँ से अलेक्जेंडर ने 2 लाख बैलों को मैसेडोनिया भेजने का आदेश भी दिया। कि इन्होंने कहा कि 2 लाख जो बैल हैं वो मैसेडोनिया में भेज दिए जाएं। तो यहाँ से हमें और क्या पता लगा कि यहाँ पर आर्ट ऑफ कारपेंट्री भी है। कारपेंटर्स यहाँ पर चैरियट्स भी बनाते हैं, बोट्स बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं। यहाँ पर हमें कारपेंटर्स के बारे में पता लगा, आर्ट ऑफ कारपेंट्री के बारे में पता लगा कि यहाँ पर के जो कारपेंटर्स हैं, कारपेंटर्स जो हैं वो बोट्स बनाते हैं, वो चैरियट्स बना रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग शिप्स भी बना रहे हैं। तो ये हमें यहाँ से पता लगा। तो ये रहा इसका एक इम्पैक्ट। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ के बारे में पता लगा कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन ने
जो है एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। पेव्ड द वे, इन्होंने एक तरीका जो था उसको यहाँ पर रख दिया कि मौर्य का एम्पायर जो है वो कैसे इतना एक्सपेंड किया था। पेव्ड द वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के उभरने का एक रास्ता ये लोग यहाँ पर दे करके गए थे। यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंशन के बारे में भी हमें पता लगा कि इन्होंने एक रास्ता छोड़ा, एक रास्ता इन्होंने बताया कि भी ये जो है मौर्य का एक्सपेंशन हो पाया, जिसकी वजह से मौर्य का एक्सपेंशन जो है वो हो पाया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पेव्ड द वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर एक सिग्निफिकेंट हमें फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट हुआ जिसमें इस्टेब्लिशमेंट हुआ एक कॉस्मोपॉलिटन स्कूल का। यहाँ पर जो है वो कल्चरल डेवलपमेंट जो हुआ उसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, ये बन चुका था कल्चरल डेवलपमेंट में, जिसमें हमने देखा कि कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स एट गंधारा, इसका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। ये एक कल्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला, जिससे हमें देखने को मिला कि एक गंधारा में कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स का जो है वो यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये हमने यहाँ पर देखे यहाँ के अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे कि महाजनपदास में मौर्य शुरू करने से पहले हम यहाँ पर महाजनपदा का जो सोशल और मटेरियल लाइफ है वो महाजनपदास में कैसा हुआ करता था, हम उसे देखेंगे। सोशल एंड मटेरियल लाइफ इन एज ऑफ महाजनपदास, महाजनपदास में जो है वो कैसा रहा। ये जो महाजनपदास का टाइम था ये 6th सेंचुरी वाला टाइम था, 6th सेंचुरी BCE, 6th सेंचुरी BCE, जिसे हमने कहा था कि यहाँ पर बिगनिंग हो चुकी थी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री की। यहाँ पर हमने देखा बिगनिंग ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री, इसकी यहाँ पर बिगनिंग हो चुकी थी। ये सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था, सेकेंड अर्बनाइजेशन एरा यहाँ से हमें देखने को मिला। यहाँ पर ये जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री, ये क्या है? ये एक ग्लॉसी और शाइनिंग टाइप ऑफ पोट्री है। ये एक ग्लॉसी और शाइनिंग टाइप की एक पोट्री है, टाइप ऑफ पोट्री है। ये बनी हुई है एक फाइन फैब्रिक से, ये बनी हुई है मेड अप फ्रॉम वेरी फाइन फैब्रिक, ये बहुत ही फाइन फैब्रिक से बनी हुई है। दिस फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ यूज ऑफ मनी, यहाँ से हमें देखने को मिला कि मनी की जो यूज थी वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर जो हाउसेस थे, यहाँ के जो हाउसेस थे वो मड ब्रिक से बने हुए होते थे। हाउसेस मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। लेकिन मिड में जाते जाते, इस सेंचुरी के मिड तक जाते जाते हम बर्न्ट ब्रिक्स का भी यहाँ पर यूज़ करने लगे थे। जैसे जैसे हम इसके मिड में जा रहे थे तो यहाँ पर हमें जो है वो बर्न्ट ब्रिक्स का भी यूज़ दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर हमने
नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोटरी को देखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हमारा राइज ऑफ टाउन्स। यहाँ पर जो है वो टाउन्स का जो है राइज स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भी सीट ऑफ जो है गवर्नमेंट वो अवेलेबल थी, यहाँ पर सीट ऑफ गवर्नमेंट थी। यहाँ पर और क्या था, यहाँ पर मेजर हब्स जो थे वो ट्रेड और कॉमर्स के हुआ करते थे। यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग बहुत अच्छा था टाउन्स में। टाउन्स में जो है यहाँ पर मेजर हब्स थे, मेजर हब्स थे ऑफ ट्रेड। यहाँ पर ये जो टाउन्स थे यहाँ पर आर्टिशंस और मर्चेंट्स रहा करते थे। टाउन्स में मर्चेंट्स और जो आर्टिशंस थे वो लोग रहा करते थे, इनहैबिटेड बाय आर्टिशंस एंड मर्चेंट्स। और यहाँ पर जो मर्चेंट्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड मर्चेंट्स का जो ग्रुप हुआ करता था उसे गिल्ड कहा जाता है, उसे गिल्ड कहा जाता है। यहाँ पर क्राफ्ट्स थे जैसे टेक्सटाइल गुड्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा, इनका एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर जो क्राफ्ट्स थे, यहाँ पर जो क्राफ्ट्स थे जैसे कि हमने बात की टेक्सटाइल गुड्स की, टेक्सटाइल गुड्स की बात की, और हमने यहाँ पर आइवरी के प्रोडक्ट्स की बात की। इन सब का जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट यहाँ पर इनका किया जाता था। आर्टिशंस प्लस जो मर्चेंट्स हुआ करते थे उनकी जो लोकेशन थी वो फिक्स हुआ करती थी टाउन्स में। आर्टिशंस और मर्चेंट्स इन ये जब रहते थे वो एक फिक्स्ड जो एरिया था, इनके पास फिक्स्ड लोकेशन हुआ करती थी, लिव्ड इन फिक्स्ड localities in towns, जिसे विसाज कहा जाता था। विसाज एक जगह है जहाँ पर जो मर्चेंट्स और आर्टिशंस होते थे इनके रहने के लिए जगह ऑलरेडी ही फिक्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमने टाउन्स का राइज देखा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि पंच मार्क्ड कॉइन्स को लेकर के। यहाँ पर फर्स्ट ये जो है ये इशू किए गए थे पंच मार्क्ड कॉइन्स 7th और 6th सेंचुरी BCE में। यहाँ पर पंच मार्क्ड कॉइन्स को इशू किया गया था, इशूड बिटवीन 7th and 6th century BCE में। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे ये सिल्वर से बने हुए होते थे, मेड फ्रॉम सिल्वर। और कॉपर के कॉइन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। कॉपर कॉइन्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। यहाँ पर जो है सतमना जो है यहाँ पर हमें इनके बारे में भी पता लगता है। सतमना एक सिल्वर कॉइन है। सतमना या सतमन जो है ये एक सिल्वर कॉइन है।
ये एक सिल्वर कॉइन है। पाणिनि ने अपने अष्ट अध्यायी में मेंशन किया है वेज के बारे में, जिसे वेतन कहा गया है, और वेज अर्नर के बारे में, जिसे वेतनिका कहा गया है। पाणिनिस अष्टाध्यायी में इन्होंने मेंशन किया वेज के बारे में, जिसे वेतन कहा जाता है, और वेज अर्नर के बारे में, जिसे वेतनिका कहा जाता है, जिसे वेतनिका कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने पंच मार्क्ड कॉइन्स को देखा, यहाँ पर इनका अपीयरेंस आ चुका था। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो टैक्सेशन था वो कैसा था। यहाँ के जो पाली टेक्स्ट हुआ करते थे, पाली टेक्स्ट में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर ट्रेडिंग और ट्रैवलिंग दोनों हुआ करती थी, दोनों प्रेमिनेंट थी। यहाँ पर पाली टेक्स्ट से हमें पता चलता है, जो पाली टेक्स्ट से इनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ट्रैवल एंड ट्रेड दोनों ही अवेलेबल थे। यहाँ पर कस्टम ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें कमिकाज कहा जाता है। कस्टम ऑफिशियल्स, जिन्हें कमिकाज कहा जाता है, कमिकाज कहा जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल लॉयल ऑफिशियल्स हुआ करते थे, स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स थे, जिन्हें राजभटास भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पाली टेक्स्ट में हमें देखने को मिला कि ट्रैवल और ट्रेड यहाँ पर था, कस्टम ऑफिशियल्स थे जिन्हें कमिकाज कहा जाता है, राजभटास थे। अब यहाँ पर हमें टैक्सेशन में देखने को मिलता है कि जो 1/6 प्रोड्यूस जो है वो पे किया जाता था, पीजेंट्स के द्वारा जो है वो पे किया जाता था एक टैक्स के रूप में। 1/6 of produce paid by peasants as टैक्स। अभी टैक्स जो था वो कलेक्ट कौन करता था? वो रॉयल ऑफिशियल्स हुआ करते थे। वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। और यहाँ पर एक जो है बली एक वॉलेंटरी पेमेंट हुआ करता था, जो ट्राइब्समैन जो है उसे जो है वो पे किया करते थे। जो है बली वॉलेंटरी पेमेंट वॉज मेड बाय द ट्राइब्समैन। जो ये ट्राइब्समैन को पे करना पड़ता था। बली यहाँ पर है, ये एक वॉलेंटरी पेमेंट है जो ट्राइब्समैन पे किया करते थे। इनको कलेक्ट करने वाला एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था। बली को कलेक्ट करने वाला एक स्पेशल ऑफिसर था जिसे बली सदकाज कहा जाता है। बली सदकाज कहा जाता है। तो ये यहाँ पर बली को कलेक्ट करने के लिए हुआ करता था। और कुछ जगहों से तो जो विलेज के जो लैंड हुआ करती थी,
जो कुछ गांव हुआ करते थे वो एक ज़मीन को ब्राह्मण को जो है वो एज अ दक्षिणा में या दान दक्षिणा के रूप में वो उसे दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय किया जाता था, जिसे ब्राह्मण खुद के पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर कुछ गांव ऐसे थे जो ब्राह्मण्स को ब्रह्मदेय जो है वो ग्रांट करते थे। सम विलेजेस granted to Brahmins as Brahmadais for their own use, खुद के पर्पस के लिए जिसे वो यूज़ करते थे। और यहाँ पर जो है वो टोल्स को कलेक्ट करने के लिए भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे। टोल्स को कलेक्ट करने के लिए, इसको कलेक्ट करने के लिए भी जो है वो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, कलेक्टेड बाय ऑफिशियल्स, जिसे शौल्किका या शुल्का अध्यक्षा कहा जाता है। शुल्का अध्यक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने टैक्सेशन के बारे में बात कर ली। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टाउन एंड विलेजेस के बारे में। टाउन एंड विलेजेस का जो सिस्टम था वो यहाँ पर कैसा था। टाउन्स जो हुआ करते थे और विलेजेस जो हुआ करते थे वो एक दूसरे के म्यूचुअल सपोर्ट से ही वो रन किए जाते थे, म्यूचुअली सपोर्टेड ईच अदर। जैसे कि टाउन्स जो हुआ करते थे वहाँ पर क्राफ्ट्समैन और जो आर्टिशियंस रहा करते थे, जो वो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे वो उनके लिए तो काम आ ही रही थी। वो जो गांव में रहने वाले लोग थे वो भी उसको इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि कारपेंट्री हो गई, कारपेंट्री में जो चैरियट्स बना करते थे या वो बोट्स वगैरह बनाया करते थे या बुलक्स वगैरह जो भी बनाया करते थे वो विलेज के जो गांव के जो लोग थे उसे भी यूज़ कर रहे थे। कॉटन के जो क्लोथ्स जो वहाँ पर वीव किए जा रहे थे उनको भी वो लोग यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह की कई चीज़ें जो थी जो टाउन्स में बनती थी वो विलेज के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे वो उसे यूज़ कर रहे थे। और जो गांव में प्रोड्यूस किया जाता था जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो किसान जो हुआ करते थे वो शहर में जाकर के उन चीज़ों को बेचा करते थे, जिनसे क्या होता था उनको जो है वो ट्रेडिंग में हेल्प हो रहा था, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और जिससे जो टाउन्स के लोग थे वो भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करने में सक्षम हो रहे थे, वो भी उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स जो हुआ करती थी या फ्रूट्स वगैरह जो हो गए, वो जो टाउन के लोग थे वो भी वो चीज़ें गांव के लोगों से वो बाय करते थे। तो यहाँ पर इन दोनों का इस तरह से एक म्यूचुअल सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। ये म्यूचुअली सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, म्यूचुअली सपोर्टेड ईच अदर। जो पाली टेक्स्ट है जिसे विनय पिटका, ये सजेस्ट करता है कि जो विलेजेस थे वो 3 तरह के थे। पाली टेक्स्ट, विनय पिटका जो है ये हमें बताता है कि 3 तरह के जो गांव हुआ करते थे, 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस यहाँ पर थे। और विलेजेस को ग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर विलेज जो थे वो 3 तरह के थे।
अगर हम सबसे पहले जो है विलेज उसके बारे में बात करें तो वो था हमारे पास एक टिपिकल विलेज। टिपिकल विलेज, टिपिकल विलेज में क्या था, यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो वेरियस कास्ट कम्युनिटीज़ के थे और उन्हें हेडमेन्स जो हुआ करते थे वो उन्हें यहाँ के जो हेड थे वो हेडमेन्स थे, जैसे कि इनहैबिटेड। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इनहैबिटेड बाय वेरियस कास्ट communities and headed by headmen। हेडमेन्स जो हुआ करते थे वो उन्हें जो है वो इनके हेड हुआ करते थे, जिसमें हम बात करेंगे ग्राम भोजका की। यहाँ पर ग्राम भोजका प्रेजेंट थे, ग्राम भोजका, ग्राम भोजका प्रेजेंट थे, ग्रामीणी प्रेजेंट थे, ग्रामीणी प्रेजेंट थे और ग्रामकाज भी प्रेजेंट थे। ये एक ही पर्सन के अलग अलग नाम हैं। या तो उन्हें ग्राम भोजका कहा जाता था, जो इनका जो हेड हुआ करता था, मुखिया जो हुआ करता था, या उन्हें ग्राम भोजका कहा जाता था, या ग्रामीणी कहा जाता था, या ग्रामकाज कहा जाता था, या ग्रामकाज, ग्रामकाज या उन्हें ग्रामकाज कहा जाता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही अलग कास्ट के, बहुत ही अलग अलग कास्ट के, कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो विलेज है हम उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड विलेज जो है हमारा वो है सब अर्बन विलेज। सब अर्बन विलेज, ये जो है यहाँ पर क्राफ्ट्स, नेचर ऑफ क्राफ्ट विलेजेस है। यहाँ पर नेचर ऑफ क्राफ्ट विलेजेस हैं, जैसे कि अलग तरह का क्राफ्ट का जो लोग हैं वो अलग तरह के विलेज में रहते थे। जैसे कि एग्जाम्पल कारपेंटर्स विलेज, जहाँ पर सारे ही कारपेंटर्स होंगे, कारपेंटर्स विलेज, कारपेंटर्स, कारपेंटर्स विलेज, जिसे वधाकी ग्राम कहा जाता है। वधाकी ग्राम कहा जाता है। यहाँ पर सॉल्ट मेकर्स हुआ करते थे, यहाँ पर सॉल्ट मेकर्स का अलग गांव था, सॉल्ट मेकर्स का यहाँ पर एक गांव था जिसे लोना काराग्राम कहा जाता है। लोना काराग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने सब अर्बन विलेजेस को देखा। थर्ड है हमारे पास बॉर्डर विलेज। बॉर्डर विलेज, जिसे अरामिका ग्राम कहा जाता है। अरामिका ग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर बॉर्डर विलेज जो है ये एक, इसके नाम से ही हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक पेरिफ्री पर है। ये जो टाउन हुआ करता था या जो पूरे का पूरा हमारे पास एरिया था, वहाँ की जो बाउंड्री बनी हुई थी, बाउंड्री पर इनका जो है, उनकी पेरिफ्री पर ये लोग जो थे, अरामिका ग्राम जो था वो प्रेजेंट था। पेरिफ्री ऑफ कंट्री साइड,
और यहाँ पर जो थे वो हंटर्स या फॉलोअर्स, इस तरह के जो लोग थे वो यहाँ पर रहा करते थे। इस तरह के लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो यहाँ की जो विलेज की जो लैंड थी वो एक कल्टीवेबल प्लॉट्स में डिवाइडेड थी। जो प्लॉट्स थे उन्हें यहाँ पर कल्टीवेटेड जो थे वो उन्हें कल्टीवेट किया जाता था फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, या यहाँ पर जो है हायर्ड एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स थे जिन्हें दास कर्मकारास कहा जाता है, वो इन्हें हायर किया जाता था। यहाँ की जो विलेज लैंड जो थी, गांव की जो ज़मीन थी, विलेज लैंड जो थी वो डिवाइडेड थी, पर यहाँ की जो कल्टीवेबल प्लॉट जो था उस पर जो कल्टीवेशन होता था, इसके ऊपर जो कल्टीवेशन होता था वो या तो फैमिली करती थी, फैमिली मेंबर्स जो थे वो सारे खुद करते थे, या यहाँ पर हायर्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हुआ करते थे वो यहाँ पर जो है कल्टीवेशन करते थे, जिन्हें ये जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं इन्हें दास काराज कहा जाता है। यहाँ पर जो है रिच पीजेंट्स भी प्रेजेंट थे। यहाँ पर रिच पीजेंट्स थे, अमीर किसान भी थे। रिच पीजेंट्स को यहाँ पर गहापति कहा जाता था। गहापति वो लोग थे जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर विलेज लैंड जो थी वो डिवाइडेड थी एक कल्टीवेबल लैंड प्लॉट्स में। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन क्या था। सबसे पहले तो आयरन प्लोशियर यहाँ पर यूज हुआ करते थे। आयरन, यूज ऑफ आयरन प्लोशियर था यहाँ पे, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थे वो बहुत इंक्रीज़ कर गए थे यहाँ पर। और क्या था यहाँ पर, गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलिटी जो थी यहाँ पर सॉइल की जो थी वो गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल जो थी यहाँ पर प्रेजेंट थी। फर्टिलिटी अच्छी थी सॉइल में जो थी वो एलुवियल थी, प्लस यहाँ पर एलुवियल सॉइल थी जो बहुत ही फर्टाइल होती है। जिससे क्या हुआ, जिससे एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो थी वो यहाँ पर इंक्रीज करने लगी। यहाँ पर हमने आयरन के टूल्स भी हमें मिले। यहाँ पर हमें कुछ आयरन के जो टूल्स थे वो भी हमें यहाँ से मिले। यहाँ से हमें और क्या मिला, हमें यहाँ से देखने को मिला कि राइस जो था वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता जा रहा है। यहाँ पर राइस प्रोमिनेंट और स्टेपल फूड बनता जा रहा है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्लस स्टेपल फूड बनता गया था यहाँ पर। ये एक स्टेपल सीरियल था जिसमें हम पैडी की प्लांटेशन करते थे। यहाँ पर हम सीड से ग्रो नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन जो थी वो कर रहे थे। पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो थी हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो आपने अभी देखा होगा ना कि ऐसे एक प्लॉट होता है जिसमें जो है वो अलग अलग जो है वो पैडी को ऐसे से ग्रो किया जाता है, अलग अलग एक लाइन में एक रो में ऐसे ग्रो किया जाता है। उसके बाद जो है पूरा का पूरा बेड तैयार किया जाता है जिसमें साइड में इसे ऐसे ग्रो कर दिया जाता है। ऐसे पंजाब जो है वहाँ के एरिया में, हरियाणा के एरिया में और आपको वेस्टर्न यूपी की एरिया जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप आज भी आप अभी आने वाले टाइम में देखोगे कि यहाँ पर हमें पैडी प्लांट जो ट्रांसप्लांटेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है।
तो ये यहाँ पर हमने पेडी ट्रांसप्लांटेशन को ही यहाँ पर देखा, इसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता था, इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता था, इसको हम फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर हमें और क्या मिला कि भी हम राइस के साथ साथ हम बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन एंड शुगर केन, हम इनको भी प्रोड्यूस करना हमने स्टार्ट कर दिया था। तो ये था हमारे पास आयरन के बारे में, और हमने एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप्स को हमने प्रोड्यूस किया। अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या था कि जो किंग था वो रूलर था, किंग राजा था जो रूल करता था विद द एड ऑफ हायर ऑफिशियल्स के माध्यम से, इनकी हेल्प से ये जो है वो किंग जो है वो यहाँ पर रूल करता था। तो यहाँ पर और क्या हो गया, यहाँ पे जो हायर ऑफिशियल्स थे, यहाँ पर हायर ऑफिशियल्स जो थे, इन हायर ऑफिशियल्स को हम महामत्रास या अमत्यास जो है वो कहा जाता था, जिनका काम होता था कि ये एग्जीक्यूटिव भी हैं, जुडिशियरी का काम भी ये लोग देखते थे, जुडिशियल से जुड़ा हुआ और मिलिट्री से ये जुड़ा हुआ जो है वो वर्क को ये लोग देखते थे। तो यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव का छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया। अब है हमारे पास लीगल एंड सोशल सिस्टम कैसा था महाजनपदास का। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओरिजिन हो चुका था इंडियन लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम का। जैसे कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कि भी जो महामत्रास जो थे वो जुडिशियल वर्क को भी देख रहे थे, मतलब कि यहाँ पर ओरिजिन हो चुका था इंडियन लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम का। यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम का ओरिजिन जो था वो हो चुका था, जुडिशरी सिस्टम आ चुका था। धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये मेंशन करते हैं कि ड्यूटीज जो थी, हर वर्ण की जो ड्यूटीज थी वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की थी। ड्यूटीज ऑफ ईच वर्ण, हर वर्ण का एक काम था, ड्यूटीज ऑफ ईच वर्ण इन्होंने यहाँ पर बताया था। ईच ऑफ 4 वर्न्स, जितने भी हमारे 4 के 4 जो वर्ण थे उनका जो काम था वो अलग था, इनकी ड्यूटी जो थी वो अलग थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो सिविल और क्रिमिनल लॉज भी हुआ करते थे, यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल लॉज जो थे वो भी जो हैं वर्ण के डिवीजन के ऊपर ही बेस्ड थे। वर्ण के अकॉर्डिंग ही क्रिमिनल और जो सिविल लॉज थे वो वर्ण के अकॉर्डिंग ही हुआ करते थे, बेस्ड ऑन वर्ण डिवीजन। जिसका जो वर्ण होगा उसे उस अकॉर्डिंग ही जो है वो जुडिशरी सिस्टम को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें जो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ जो हुआ करती थी वो शूद्रास के ऊपर ही की जाती थी। शूद्र जो हुआ करते थे, ऑल फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज imposed on शूद्रास, जो शूद्र थे उनके ऊपर ही की जाती थी।
जैसे कि इन्हें जो रिलीजियस हमारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जो लीगल राइट्स हुआ करते थे, उन्हें जो है उनके लिए नहीं थे। ये रिलीजियस राइट्स को नहीं परफॉर्म कर सकते थे, ये लोग के पास लीगल राइट नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर दे वर डिप्राइव्ड ऑफ रिलीजियस एंड लीगल राइट्स। इनसे इन सब चीज़ों का अधिकार ही छीन लिया गया था और इन्हें जो है वो समाज में एक नीची जात में इन्हें धकेल दिया गया था। इनकी जो पोजीशन थी उन्हें बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट कर दिया गया था। रेलीगेटेड वर्ड हम यूज़ करेंगे, रेलीगेटेड टू द लोएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी में इन्हें बहुत ही नीची वर्ण में इन्हें धकेल दिया गया था। इनकी जो पोजीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और अगर हम बात करें शूद्रस की, शूद्रस अगर कोई क्राइम कंडक्ट कर देते थे, शूद्र ने कोई क्राइम कर दिया, इसने अगर कोई क्राइम कंडक्ट कर दिया अगेंस्ट ब्राह्मण्स एंड अदर्स, तो इन्हें पनिश जो किया जाता था वो सिवियरली पनिश किया जाता था, पनिश्ड सिवियरली। अगर शूद्र ने कोई क्राइम कर दिया ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, क्षत्रियस के अगेंस्ट या वैश्यस के अगेंस्ट, तो इन्हें बहुत सिवियरली, बहुत बुरी तरह से इन्हें दंडित किया जाता था। अगर यही बट क्राइम कंडक्टेड और कमिटेड बाय, और अगर यही जो क्राइम है वो शूद्र के अगेंस्ट हुआ हो, अगर वो शूद्र के खिलाफ हो रहा हो, तो उन्हें बहुत ही हल्के से ट्रीट किया जाता था। अगर किसी ब्राह्मण ने शूद्र के साथ कुछ गलत कर दिया, क्षत्रिय ने शूद्र के साथ गलत कर दिया, वैश्य ने शूद्र के साथ गलत कर दिया, तो उनको ये जो क्राइम हुआ करते थे इनको बहुत ही हल्के में लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड वेरी लाइटली ट्रीटेड, इनको बहुत लाइटली ट्रीट किया जाता था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो सोसाइटी थी हमारी, सोसाइटी एक तो पैट्रियार्कल कंट्रोल में थी, सोसाइटी जो थी सोसाइटी पैट्रियार्कल कंट्रोल में थी। सोसाइटी में जो विमेन का स्टेटस था, स्टेटस ऑफ विमेन, ये बहुत ही लो था, बहुत ही नीचे जा चुका था, इनका स्टेटस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और अगर हम बात करें यहाँ पर सोसाइटी में जो हमारे वर्ण थे, वो 4 वर्ण में हमारी सोसाइटी को जो है वो डिवाइड किया गया था। सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी इनटू 4 वर्न्स। 4 वर्न्स में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी। सबसे पहले थे ब्राह्मण्स, फिर थे क्षत्रियास, फिर थे वैश्यास, फिर थे शूद्र। तो ये हमने यहाँ पर महाजनपदा का जो सोशल और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा स्टेटस था, मटेरियल लाइफ जो थी यहाँ की, वो हमने देखा। अलग अलग चीज़ों से हमने देखा
कि यहाँ पर लोग कैसे रह रहे थे, विलेजेस के टाइप्स कितने थे, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, यहाँ पर हमने पंच मार्क्ड कॉइन्स को डिस्कस किया, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री जो थी उसका यूज़ हो रहा था। तो ये सब चीज़ों को हमने यहाँ पर एग्जामिन किया। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक नए टॉपिक को हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की ये सीरीज़ में, जिसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।